हेलो एवरीवन। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले ये जाना था कि क्रॉप्स होते क्या हैं। उसके बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने दो पार्ट्स हमने पढ़ लिया था। एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसमें हमने तीन पार्ट्स देखा था, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने सोइंग देखा था। सोइंग के बाद अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू हम करेंगे एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइज़र्स से। पहली बात तो ये कि जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे थे तो भी हमने मैन्यूअर्स मिलाए थे। मैन्यूअर्स हमने क्यों मिलाया था? मैन्यूअर्स इसलिए मिलाया था ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो जो पहले थोड़ा सा उसमें कमी आ गई होगी, उसका जो लॉस हो गया होगा, क्योंकि पिछली खेती जो ही होगी, जो उसमें पिछला जो क्रॉप उसमें डाला गया होगा, बोया गया होगा, उसमें थोड़ा बहुत कंजम्पशन कर लिया होगा क्रॉप ने। तो अब वापस से उसकी फर्टिलिटी वापस से रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे? मैन्योर्स मिलाएंगे। मैन्योर्स क्या होते थे? वही जो गोबर जब सड़ जाता है या गोबर से रिलेटेड, जो गोबर ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें वो सड़ जाती हैं तो वो एक खाद का फॉर्म ले लेती हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे उसको खादर भी बोलते हैं। तो उसके बाद जब सोइंग ऑफ सीड हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स अब क्यों डालते हैं? ताकि अब जो खेत में हमने बीज डाल दिया है, जो सीड डाल दिया है, अब उसको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। अभी अभी क्या है कि जो सीड है, सीड में रूट्स तो निकले नहीं हैं। तो जब तक रूट्स नहीं निकले होंगे तब तक तो हमें उसको किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कराना होगा। जैसे वो सर्वाइव कर गया, उसमें से जैसे रूट्स निकल गए, वैसे ही जो है फिर वो अपना जो है अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेने लगेगा। लेकिन तब तक जो है हमें उसको कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स तो मिलाए तो जाते हैं, लेकिन अब हम सबको पता है कि मैन्योर्स अगर हमने बहुत ज़्यादा मिलाया, उसके बदले में अगर फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ही मिला दिया खेत में, तो दोनों बराबर का काम करता है। फिर भी हम मैन्योर्स क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो है फर्टिलाइज़र्स का यूटिलाइजेशन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का है केमिकल। और केमिकल्स कहीं ना कहीं अगर हमारे फूड प्रोसेस में आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं। एक तो ये टॉक्सिक होते हैं, तो टॉक्सिक चीज़ें तो हमें वैसे भी कम से कम यूज़ करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा एक बार मैन्योर्स में और फर्टिलाइज़र्स में डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। और ये वैसे टेक्स्ट बुक में जो आपके है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक ही रेफ़र करोगे। ठीक है, ए मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल रेसिड्यू। इसके साथ में जो पत्तियाँ होती हैं वो भी कहीं भी अगर इकट्ठा हो गया, जो सूखी पत्तियाँ हो या फिर हरे पत्ते हुए, अगर वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है तो वहाँ पे उसका भी डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर वो कहीं पे गिर गया, वो सड़ने गलने का प्रोसेस उसमें होने लगा, तो वो सड़ने गलने का प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है, एक पीरियड होता है, जिस पीरियड में इसको बोल दिया जाता है कि ये मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो है खेत की जो वो थी, फर्टिलिटी थी, वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स किसी लैब वैब में ही तैयार किए गए होंगे, फिर तो ये फार्मूला जो है किसी इंडस्ट्री को दिया होगा, किसी बड़ी कंपनी को दिया गया होगा, फिर वो जो है उसको लार्ज स्केल पे उसको तैयार करने लगे होंगे। ठीक है, मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब देखना, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं और टेक्स्ट बुक में 5 से 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको थॉरोली आपको पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन पानी जो खेत में हमें पानी डालना होता है। अब जैसे
कोई भी सीड हुआ, सीड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सीड को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और सनलाइट चाहिए होता है प्रॉपर, और उसको वाटर भी चाहिए होता है। अब ये खुद केपेबल इतना नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको जो एक्सट्रैक्ट कर सके अपने यूटिलाइजेशन के लिए किसी तरीके से वो कर पाए, इसका रूट ही नहीं है इसमें। तो इसको जो है इरिगेशन प्रोसेस जो होता है ये हमें एक्सटर्नली देना पड़ता है, इसको जो है हमें खुद ही करना पड़ता है, उसको जो है पानी देने का प्रोसेस। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड पीरियडिकली। पीरियडिकली क्यों? क्योंकि जैसे एक तो पहली बात तो ये जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, जो 3 ही 4 महीने जिनका लाइफ स्पैन है, तो सीधी सी बात है कि इनके जो रूट्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो पूरा का पूरा ग्राउंड में बहुत अंदर तक चले जाए, जहाँ पे पानी इकट्ठा है, जो ग्राउंड वाटर है वहाँ तक इसका सोर्स, इसका जो रूट है वो पहुँच सके। तो सीधी सी बात है, मुझे एटलीस्ट जब तक इसका फुल ग्रोथ ना हो जाए तब तक हमें जो है रेगुलर इंटरवल पे इसमें जो है पानी देना पड़ता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स में ही क्रॉप्स लगते हैं, तो फील्ड्स में ही जो है इरीगेशन प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये तो आपको याद भी होगा वैसे, ये बहुत पहले से। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड सीजन। अब देखो, कई तरह के ऐसे सॉइल जैसे जो बलुई मिट्टी होती हैं, जैसे जो सैंडी सॉइल्स होते हैं, उसमें जो है पानी रुकता ही नहीं है, तो उसमें तो बहुत जल्दी जो है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे अगर वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अगर पानी तुमने डाल दिया तो उसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है। वो बिल्कुल नीचे तक नहीं आता, वो सरफेस पे ही रह जाता है। तो सीधी सी बात, अगर काली मिट्टी है तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट, पानी जो है इरिगेशन जो है बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम इंटरवल, बहुत ज़्यादा इंटरवल पे करना पड़ेगा। अब वही अगर सैंडी सॉइल है उसमें तो ज़्यादा इंटरवल पे करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, क्रॉप पे भी डिपेंडेंसी होती है उसकी, कि क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है तो भी हमें बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन पे जो है पानी देना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और सॉइल भी हो सकता है अगर ब्लैक सॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पानी इकट्ठा होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसमें भी हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़े। ठीक है। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो जो भी ग्राउंड वाटर का सोर्स है वो सारे के सारे सोर्सेज से हम इरिगेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोट, पुली सिस्टम होता है, फिर ढेकली है, फिर राहत सिस्टम है, फिर उसके बाद चेन पंप है। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हुआ करते हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये बिल्कुल जो पिछड़े गांव में भी आप जाओगे ना, वहाँ पे भी शायद अब ये नहीं रह गया होगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी और इसका जो आउटकम था वो बहुत कम था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक तुमने जो है मेहनत करी खेत में और जो है तुम्हें आउटकम बहुत कम मिल रहा है। तो अब इसीलिए मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं इरिगेशन के। उसमें दो हम ये पढ़ रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल से ही समझ में आता है, स्प्रिंकल मतलब फुहारा जैसे आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कहीं पे घास वगैरह लगाया गया और वहाँ पे फुहारा वगैरह दिया जा रहा है। ठीक है। तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। और दूसरा ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में छोटे छोटे ऐसे पाइप्स बनाए जाते हैं या छोटी छोटी क्यारी नालियाँ बनाई जाती हैं, और जो भी प्लांट्स जहाँ जहाँ पे बोए गए हैं उनके जो है उनके स्टेम तक या उनके रूट तक डायरेक्टली पानी पहुँचाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है कि पानी जो एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं देना पड़ता, जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उतने से ही काम चल जाता है। पता चला कि अगर हमारे पास ये ड्रिप सिस्टम नहीं होता तो पूरे खेत में हमने पानी डाला हुआ है, बहुत हो सकता पूरे के पूरे पौधों को पानी मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा पानी भी उसमें पड़ जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और वैसे भी हमें पता है कि हमें पानी का जो है प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिमूविंग द वीड्स। वीड का रिमूवल क्यों ज़रूरी होता है? वीड का रिमूवल ज़रूरी होता है क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो मैंने न्यूट्रिएंट्स दिया, जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बचा के रखा था अपने क्रॉप्स के लिए, उन क्रॉप्स में ये वीड्स उग गए
तो क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो वीड्स भी ले रहा है। तो कुल मिला के क्रॉप्स को जो खाना चाहिए था उस खाने को ये वो कर रहा है, थोड़ा सा वो कर रहा है, क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसमें भागीदारी ले रहा है, उसमें हिस्सा ले रहा है, उसमें बंटवारा कर रहा है। जहाँ पे एक क्रॉप को जितना खाना चाहिए था अब उसका हो सकता है आधा पार्ट है उसको मिल रहा हो। तो वीड्स को इसीलिए हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड्स अगर रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स सारे क्रॉप्स को अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वीड्स एक तरीके से पैरासाइट्स का काम करना है कि ये जो है ये उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो वीड्स का कोई फ़ायदा तो हमें होता नहीं है, तो इसीलिए वीड्स को हटाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कह रहा है कि द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो फ्लावर्स और सीड्स जैसे ये जो वीड्स हैं ये फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने से जस्ट पहले इनको रिमूव कर देना चाहिए होता है, क्योंकि जब फ्लावर्स एंड सीड्स जब प्रोड्यूस करेंगे तब उस टाइम पे शायद ये ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करने लगे। ठीक है, तो वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ठीक है, रिमूव ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ए ट्रॉवेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स दिया हुआ इसमें। पहला मेथड था रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वीडिसाइड्स डाल दिया तो जहाँ जहाँ पे खरपतवार हैं वो अपने आप से मर जाते हैं और जो क्रॉप्स हैं वही से बच जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है, फिर स्टोरेज होता है। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई होती है, जब वो फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाएगा तो उसको जो है हार्वेस्ट करेंगे। अब हार्वेस्ट कर दे इतने ज़्यादा अमाउंट में है तो सीधी सी बात है उसको स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं तुरंत का तुरंत कंजम्पशन कर लेंगे, तुरंत कंजम्पशन तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो उसको जो है स्टोर करने के लिए प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे स्टोर करने के लिए एक तो पहली बात तो हम नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं। अगर थोड़े से अमाउंट में अगर ग्रेन्स हैं, तो ज़्यादा अमाउंट है तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, सिलोज में हम कर सकते हैं। और गनी बैग्स क्या होते हैं, गनी बैग्स जो वो जूट वाले जो बैग होते हैं ना, खास करके जिसमें चावल आता है, गेहूँ आता है, उसी को गनी बैग्स बोलते हैं, उसमें स्टोर होता है। तो सिलोज जो होते हैं वो बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में था और पूरा का पूरा डिटेल में आपको बुक से ही मिलेगा, बुक का रेफरेंस ही लेना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।